टकर वाला ये पूरा घटनाक्रम, कैंडिस के झूठ, मेगन की कायरता, ये सब ऐसी बातें हैं जिसे हम सब बस देख रहे हैं और सिर खुजा रहे हैं, जिससे हम सब बहुत ज्यादा उलझन में हैं। लेकिन बेशक बेन शपीरो जो इन सब चीजों को अंदर से जानते हैं, क्योंकि वो खुद इस मूवमेंट को बनाने और इन शख्सियतों को खड़ा करने में एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अभी अभी पैट्रिक बेट डेविड के साथ एक धमाकेदार एपिसोड किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि असल में क्या चल रहा है, और ये आपकी सारी जिज्ञासाओं का जवाब देगा। दोस्तों, ये वाकई में शानदार है। टकर के साथ मेरी पहली गंभीर राजनीतिक असहमति का संकेत, जो शायद 2018 में मेरे शो पर आए थे। और वो शो पर आते हैं और उनकी किताब थी। मैं कहूंगा नवाचार और पूंजीवाद के प्रति उनका नजरिया काफी नकारात्मक था। उन्होंने ये बात ऑन एयर भी कही थी, मुझे लगता है उस समय तक, या फिर जल्दी कहने वाले थे। उनका कहना था कि पूंजीवाद सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है जिसे शक्तिशाली लोगों ने लागू किया है, और अर्थव्यवस्था हमारे लिए काम करनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से वामपंथी भाषा है। क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, तो इंसानी स्वभाव की कुछ बुनियादी सच्चाइयां होती हैं। हम लोग स्वभाव से संग्रह करने वाले हैं, हम रचनात्मक लोग हैं, हम उस संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं जिसे हम पैदा करते हैं, और इन्हीं बुनियादी सच्चाइयों के आधार पर आपको एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में संपत्ति के अधिकार मिलते हैं। और जब आप इन बुनियादी सच्चाइयों में दखल देते हैं, तो आखिरकार आप एक तरह की राज्यवादी व्यवस्था में पहुंच जाते हैं। तो खैर, इस बारे में सबसे पहली बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि 2018 में, जो कि लगभग 10 साल पहले, सही मायने में 8 साल पहले की बात है, टकर कार्लसन पहले से ही अमेरिका विरोधी विचारों, पूंजीवाद विरोधी विचारों का प्रचार कर रहे थे, है ना? 2018। तो क्या हर कोई इधर उधर देख रहा है और सोच रहा है कैसे ये सब अचानक कहां से हो गया? ये अचानक कहीं से नहीं आया, बस ये इतना ज्यादा हो गया कि सबका ध्यान इस पर जाना ही पड़ा। लेकिन जो भी सच में इन लोगों की बातें सुन रहा था, उसने तभी समझ लिया था कि ये पूरा मैं रूढ़िवाद के पक्ष में हूँ, मैं अमेरिका फर्स्ट वाला हूँ वाली बात। और जब मैं अमेरिका फर्स्ट कहती हूँ, तो मेरा मतलब मैगा में जो अजीब सा बंटवारा है वो नहीं है। मेरा मतलब बस इतना है कि मैं सच में अमेरिकी मूल्यों में विश्वास करती हूँ। उस पूरे विचारधारा का प्रतिनिधित्व 2018 में ही टकर जैसी आवाजें नहीं कर रही थी। उस इंटरव्यू में मैंने टकर से खास तौर पर पूछा, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में लिखा था। उन्होंने मूल रूप से कहा था कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे ट्रक ड्राइवरों की नौकरियां चली जाएंगी। तो मैंने उनसे इसी बारे में पूछा, और मैंने कहा, आप क्या करेंगे? क्या आप सेल्फ ड्राइविंग वाहनों पर बैन लगाएंगे? और उन्होंने कहा हाँ। और मैं इस बात से थोड़ा हैरान था, क्योंकि जाहिर है मेरी राय में सेल्फ ड्राइविंग वाहन पिछले 50 सालों में आई सबसे बड़ी खोजों में से एक है। मेरा मतलब है, ये कमाल के हैं। मेरे पिता 70 साल के हैं। कुछ महीने पहले उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब वो नई कार लेने गए, तो मैंने उनसे कहा, आप 70 साल के हैं, आपको टेस्ला लेनी चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ ड्राइविंग है और वो सड़क पर चीजों को देख सकती है, खासकर रात में, जो आप नहीं देख पाएंगे। ये कमाल की बात है, और अब वो बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। और सच तो यह है कि अगर हमारे पास सभी के पास सेल्फ ड्राइविंग कारें होती, तो अमेरिका में मोटर वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में जबरदस्त कमी आ जाती। हर साल हजारों लोग कार दुर्घटनाओं में मरते हैं। ठीक है, तो खैर, मैंने ये बात टकर से कही, और मैंने पूछा, किस आधार पर आप सेल्फ ड्राइविंग कारों को बैन करेंगे? और उन्होंने कहा, सुरक्षा के आधार पर। तो मैंने कहा, टकर, वे इंसानी ड्राइवरों से ज्यादा सुरक्षित हैं। और उन्होंने कहा, तुमने मुझसे पूछा कि मैं किस आधार पर उन्हें बैन करूंगा, ना कि क्या सच है। और मुझे लगता है कि लोग राजनीति को लेकर अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बेवकूफाना ढंग से पेश आते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तब की तुलना में। मेरा मतलब है, ये तो काफी चौंकाने वाला जवाब है। तुमने पूछा कि मैं किस आधार पर उन्हें बैन करूंगा, यानी कौन सी बात है जिस पर मुझे लगता है कि मीडिया और लोग भरोसा कर लेंगे, ना कि जो मुझे सच में सही लगता है। मेरा मतलब है, ये तो वही बात है जो कोई ऐसा आदमी कहेगा जिसे सिर्फ ये सिखाया गया हो कि दर्शक क्या सुनना चाहते हैं, ना कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास कोई नैतिक स्पष्टता हो। और मुझे नहीं लगता कि जब मैं बड़ा हो रहा था तब वे लोग खास तौर पर बहुत समझदार थे। तो मुझे लगता है कि अब तो हालात और भी खराब हो गए हैं। मैं समझता हूं, मुझे बहस पसंद है, मुझे बातचीत देखना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। आप जानते हैं, एक चीज जो चार्ली को खास बनाती है, और मैं कुछ बार एमफेस्ट गया हूं और वहां कुछ बार बोला भी हूं, और मैंने देखा कि वो लोगों को बुला पाते हैं और बातचीत कराते हैं। एक बार डेव स्मिथ ने बहस की थी उस बंदे के साथ, उसका नाम क्या है? जॉश कुछ हैमर। और जैक, तुम जॉश लड़के को बदल हैमर। नहीं सकते। बताओ क्या, मुझे लगा ये शानदार था। आप जानते हैं, मुझे लगा ये बहुत अच्छा था कि उसमें हिम्मत थी उन लोगों को बुलाने की और ये करवाने की। और मुझे पता है, एक बार आप भी गए थे, ये बड़ी बात थी। ये शायद 1 साल पहले की बात है, शायद दिसंबर में, जहां आपने मेगन केली को ललकारा था। और फिर सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, जब आपने मेगन केली को ललकारा, और वही एक शुरुआत बन गई। और वो सब कैंडिस ओवेंस के एरिका पर हमलों और उन सब चीजों के बारे में था। हाँ। सही, सही, वो वही था, मुझे याद है वो। तो हीरो विलेन पर वापस आते हैं और मैं अगले विषय पर बढ़ना चाहता हूं। आप क्या कहेंगे, लोगों को आपको विलेन की तरह देखने पर सबसे ज्यादा असर किसका पड़ा? मैं बस नाम बता देता हूं और फिर आप मुझे बताइए। जरूर। क्या ये कैंडिस के जाने का तरीका है? क्या वजह 7 अक्टूबर है, इजराइल है, या आपका इजराइल का बचाव करना है? क्या ये आप हैं? क्या ये टकर है? क्या ये ज्यादा इस वजह से है कि आज दाईं ओर कोई असली दुश्मन नहीं है, क्योंकि ट्रंप जीत गए? आपको क्या लगता है, आपके विलेन बनने में किसका सबसे बड़ा प्रभाव रहा? मेरा मतलब है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, टकर, मेगन, कैंडिसीज की भीड़ ने बेन शपीरो को इस तरह से केंद्र बिंदु बना दिया है जैसे कि ये दाएं विंग मूवमेंट की हर खराबी का प्रतीक है, जबकि बेन असल में ऐसा नहीं है, और ज्यादातर पसंद किए जाने वाले तार्किक विचारक इसे देख सकते हैं। तो ये दिलचस्प है कि वे यहाँ इसी बात को उजागर कर रहे हैं। फिर से
मैं इसका कारण बस उन बड़ी दरारों को मानूंगा जो कंजर्वेटिव मूवमेंट के अंदर उभर आई हैं। चलो फॉन्टिस को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। मैं मेरा निक मतलब को है, भी सुनिए, उसमें शामिल वे करूंगा। लोग मेरे आलोचक हाँ, हैं। आप जानते हैं, उनमें से कुछ मुझे व्यक्तिगत रूप से नफरत करते हैं, मुझे लगता है, या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे नफरत करने की बात कही है। मुझे यकीन है कि इसका असर पड़ा है। मुझे यकीन है कि ऐसी बातें हैं जो मैंने कही हैं, जिन्हें मैं और बेहतर तरीके से कह सकता था, क्योंकि ये सब के लिए सच है। और जहां तक इजराइल की बात है, मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर असामान्य रूप से ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि आप जानते हैं उसके अनुरूप नहीं है। जो साफ कहूं तो मैं इस बारे में शो में भी बात करता हूं, मेरे शो के बारे में सबसे बड़ी झूठी बातों में से एक। और यही वो जगह है जहां मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने लोगों को और बेवकूफ बना दिया है। ये है कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरे शो से ऐसे क्लिप निकालते हैं जैसे मैं सिर्फ इसराइल के बारे में ही बात करता हूं। असल में हमने खुद जाकर मापा है कि मैं इसराइल के बारे में कितना बात करता हूं, और जवाब है बहुत 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 कम, बहुत कम। मैंने इसराइल के बारे में बहुत ज्यादा बात की थी 7 अक्टूबर के तुरंत बाद। और फिर आप जानते हैं, जब तक मैं कहूंगा 2024 के मध्य तक पहुंचे, जब तक युद्ध काफी समय से चल रहा था, हम वापस उसी तरह की बातों पर आ गए जिसमें इसराइल की बात नहीं होती थी। और यहाँ तक कि आप जानते हैं, आज भी मेरे शो में जितना मैं ईरान के बारे में बात करता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा खबरों में है, वो भी शायद 3 या 4 मिनट ही होगा, है ना? आपको क्यों लगता 35 है मिनट ऐसा है? या क्या 1 सिर्फ घंटे के इसलिए शो में। क्योंकि रणनीतिक रूप से लोग थक चुके हैं या आप खुद थक चुके हैं? मेरा मतलब है, मुझे लगता है दोनों वजह हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वहाँ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि खबरों को कवर करूँ, और इसलिए जो तरह की जिस स्थिति में मैं हम अभी ईरान के ईरान के मामले को मामले में हैं, समझता वहाँ हूँ, कुछ मैं भी भी नहीं हो उसी रहा राय है। पर हूँ। हाँ, अगर एमओयू पर बड़ी खबर आती है तो हम उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, तो ऑनलाइन दुनिया में ऐसा दिखता है कि मैं सिर्फ इज़राइल के बारे में ही बात करता हूँ, जो लेकिन कि मैं जो तथ्यात्मक रूप जानने से की सही कोशिश नहीं कर है। रहा हूँ वो ये है क्योंकि मेरा मतलब है, मैं आपकी थ्योरी सुनना पसंद करूंगा, क्योंकि सच कहूं, आप जानते हैं, ये जब से मैं कह रहा हूं, ये मेरे लिए एक हद तक रहस्य रहा है, क्योंकि अगर आप 25 साल तक एक ही बात कहते हैं और फिर लोगों की आपके बारे में सोच बदल जाती है, तो मैं ये कहने में हिचकिचाता हूं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ अलग कहा, क्योंकि सच में मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर सवाल उठता है, क्या बदला? और वैसे मुझे लगता है कि इसका जवाब है ये सभी बातें, जाहिर है। मेरा मतलब है मेरा मानना था कि जब जेरेमी और कैलेब जो फैसले लेने वाले थे, उन्होंने कैंडिस को निकाला, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए था कि उन्होंने कैंडिस को क्यों निकाला। मुझे लगता है कि ये जरूरी था, और उस समय मैंने इसके लिए समर्थन भी किया था। मुझे लगता है कि पीछे मुड़कर देखें तो जनता को यह ना बताना कि उन्होंने कैंडिस को क्यों निकाला एक बहुत बड़ी गलती थी। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि यह अपने आप स्पष्ट है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए यह बहुत लोगों के लिए एक रहस्य बन गया। वे नहीं जानते थे, शायद वे उसका शो नहीं देख रहे थे। एक और बात जो मैंने राजनीति के बारे में सीखी है, वो ये है कि क्योंकि मैं इसमें बहुत गहराई से जुड़ा हूं, हर दिन इसकी सारी बारीकियों के साथ, तो मैं मान लेता हूं कि दर्शकों को उतनी जानकारी है जितनी मुझे नहीं मान लेनी चाहिए। और मैं मान लेता हूं कि लोग जानते हैं कि जब वे टकर कार्लसन को देखते हैं, तो उन्होंने 2020 के बाद से अपनी कही गई कई बातें और उनके कहने का तरीका बदल लिया है। और लोग ये नहीं जानते क्योंकि वे राजनीति में उस स्तर तक शामिल नहीं होते। ज्यादातर लोग जो राजनीति देख रहे हैं, वे आपका शो या मेरा शो हर एपिसोड नहीं देखते हैं ना। वे शायद हर 3-4 एपिसोड में एक 4 बार ही एपिसोड। देखते हैं। एपिसोड पर 10 मिनट के लिए जुड़ते हैं। आपके पास कुछ लोग हैं जो बहुत पक्के हैं, लेकिन वो एक काफी छोटा समूह है। हाँ, कुछ लोग हैं जो शॉर्ट्स देखते हैं और उनमें से एक छोटा प्रतिशत है जो हर दिन पूरा एपिसोड देखते हैं। ये दो बिल्कुल अलग सही। अलग ऑडियंस हैं, ऑडियंस। और काश कोई तरीका होता जिससे ये ठीक ठीक पता चल सके कि वो कौन है और अपने कोर लोगों पर एक फोकस ग्रुप किया जा सके। वो बहुत ये कीमती बिल्कुल होता। सही। आप जानती हैं बेन यहाँ जो कह रहे हैं उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सही है, ज्यादातर लोगों के पास सारी जानकारी का पूरा संदर्भ नहीं होता। लेकिन अगर आप उन लोगों को देखें जो लगातार सामने आए हैं, और आप तथ्यों और जानकारी को देखें, और उन लोगों को देखें जो तथ्यों और जानकारी के साथ हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो बेन ने इजराइल के बारे में कितनी बार बात की है ये उन्होंने खुद बताया है। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से साझा किया है। उन्होंने जनता को बताया है कि उन्होंने कितनी बार इस बारे में बात की है, और इसकी तुलना की है कि टकर या कैंडिस ने इस बारे में कितनी बार बात की है। और ये आंकड़े बिल्कुल असंतुलित हैं। और फिर भी टकर और कैंडिस जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत आसान दलील है जिसे वे बार बार उछाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग असल में रिसर्च नहीं करेंगे और इसकी जांच नहीं करेंगे। इसलिए वे ऐसे मुद्दे बार बार उठाते रहते हैं जो सिर्फ झूठ हैं, और इनका मकसद सिर्फ मीडिया और लोगों की दिलचस्पी और जिज्ञासा जगाना है। और जिस तरह से ये खुद को पेश करते हैं वो पूरी तरह से बेईमानी है। और ये बात मेरे लिए हैरान करने वाली है कि लोग ये नहीं समझते कि उनकी कुछ विषयों पर जो दीवानगी और ध्यान है उसका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये बात कि लोग अब भी उसे सच मानते हैं, बहुत अजीब है। और फिर से ये उन चीज़ों में से एक है जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की दिशा में वाकई नकारात्मक रही है, कि इसमें, और आप ये हर किसी के आंकड़ों में देख सकते हैं, लंबे फॉर्मेट से छोटे फॉर्मेट की ओर एक बदलाव आया है। सही है, 2 घंटे के शो या 3 घंटे के शो या 1 घंटे के शो से लोगों का ध्यान 30 सेकंड के शॉर्ट्स की तरफ जाना बहुत साफ दिखता है। सही है, ये एक तरह से टिकटॉकिफिकेशन जैसा है, और राजनीति को 30 सेकंड के साउंड बाइट में करना बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, सही है? जो दक्षिण पंथ में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, वे वही हैं जिन्हें आप 30 सेकंड में कर सकते हैं, सही है? आदमी आदमी है, औरत औरत है, सही है? ये दक्षिण पंथ में लोगों को एकजुट करने वाली बात है, क्योंकि आप इसे एक आसान वाक्य में समझा सकते हैं, सही है? लेकिन आप लेसेज फेयर इकोनॉमिक्स बनाम तथाकथित कॉमन गुड कंजर्वेटिज्म को कैसे समझाएंगे? उसके लिए तो एक शोध पत्र की जरूरत पड़ेगी, सही है? और आप वो 30 सेकंड में नहीं कर सकते।
तो फिर ये दोनों तरफ नारेबाजी में बदल जाता है, सही है। आपके पास तथाकथित कॉमन गुड कंजर्वेटिव्स हैं जो लेस इज फेयर लोगों को निर्दयी लिबर्टेरियन कहते हैं, जो आपकी आत्मा छीनना चाहते हैं। और फिर आपके पास निर्दयी लिबर्टेरियन हैं जो कॉमन गुड कंजर्वेटिव्स के बारे में कहते हैं कि असल में वे फ्रैंकोवादी फांसीवादी हैं और वे एक जब दूसरे के आपको सहयोगी हैं। एहसास होता है कि कम आईक्यू वाले तर्क बहुत जल्दी और आसानी से किए जा सकते हैं और ज्यादातर जानकारी जो लोग ग्रहण करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में होती है, आप समझ जाते हैं क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से कई आवाजें बेवकूफी भरे विचारों को अपना रही हैं और जो आवाजें उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं वे आसान और बेवकूफी भरी ब्रांडिंग का मुकाबला नहीं कर सकती जटिल सच्चाई और बारीकी के साथ, क्योंकि कभी कभी सच्चाई में जटिलता और कुछ हद तक असहजता होती है और विचारों को स्पष्ट तरीके से नष्ट करने की क्षमता भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है तो बेवकूफी भरे साउंड बाइट्स दिखाना और ऐसी बातें बनाना बहुत आसान है जिन पर लोग आसानी से विश्वास कर लें। लोगों के लिए खाना खरीदना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, देखो वो रूढ़िवादी क्या कह रहा है बनाम हाँ लेकिन ये सब इतिहास वगैरह से कहीं आसान है। और जैसे कि अर्थशास्त्र को समझाना, जब आपको एहसास होता है कि ये सब एक क्लिकबेट की जंग है, इसका असल में बौद्धिक पहचान से कोई लेना देना नहीं है और टकर और कैंडिडीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब शुरुआत में ही है उस जवाब में जो टकर ने बेन शपीरो को दिया था, जो कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या कहूंगा, ना कि सच क्या है। लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या चीज जल्दी बेचना और जल्दी मनवाना आसान है। हम हमेशा ये कहते हैं वामपंथी विचार बेचना बहुत आसान है, सबको बराबर होना चाहिए, हम सबके पास पैसे होने चाहिए, आजादी होनी चाहिए, हर किसी को जिसे चाहे उससे प्यार करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन जब आप असल में देखते हैं कि ये कैसा दिखता है तो उसमें जटिलता और बारीकी की जरूरत होती है और इसके लिए आपको सोच और समय चाहिए और लोग उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। तो क्या आपको ये सुनकर हैरानी होती है? क्लिकबेट की लड़ाई में बेवकूफी भरी जल्दी इस नए दक्षिणपंथी आंदोलन के सनसनीखेज विचार काम कर रहे हैं, उस बौद्धिक ईमानदारी और सोच से भी बेहतर जिसकी आपसे एक राजनीतिक टिप्पणीकार के तौर पर उम्मीद की जाती है। नहीं, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग सिर्फ व्यूज पाने और ऑनलाइन बहुत ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आत्मा बेचने को तैयार हैं, वही लोग बुरी बातों को जल्दी से बेचने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कह दो कि कसूर यहूदियों का है, कभी इसका कभी उसका, बस इतनी जल्दी दोष मत देना बिना समय लिए चीजों को सही से सोचने समझने के। यही असली जंग है, ये सोशल मीडिया की जंग है, एक ऐसी जंग जिसने कम समझदारी वाली सोच और जटिल विचारों को सही से खोलकर समझने में असमर्थता को पैदा किया है और पुरस्कृत किया है। और जो लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो खुद से सोच सकते हैं। और जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं तो सब कुछ बहुत साफ, आसान और समझने में सरल हो जाता है। खैर, इस पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद बनता।